आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनी मार्केट। ये मनी मार्केट का तीसरा वीडियो है और लास्ट वीडियो है। मनी मार्केट पे जो हमने पहले दो वीडियो बनाए थे, पहले वीडियो में हमने मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन और मनी मार्केट के क्या फीचर्स है, क्या फंक्शंस है, और सेकंड वीडियो जो हमने मनी मार्केट का बनाया था उसमें हमने इंडिया में मनी मार्केट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट हम ले लेते हैं कॉल मनी या नोटिस मनी भी बोलते हैं इसको। कॉल मनी जो है सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ फंड्स है मनी मार्केट के अंदर। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है वो सबसे कम पीरियड्स के लिए मनी बोरोइंग और लैंडिंग करने का इंस्ट्रूमेंट्स है। इसमें मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो 14 डेज होता है और शॉर्ट साइड में है वो 2 डेज होता है, लेकिन इसमें 1 डेज के लिए 1 नाइट के लिए भी मनी लैंडिंग या बोरोइंग की जाती है। मेनली तो ये बैंक्स के लिए था, शेड्यूल्ड बैंक्स वगैरह के लिए, जिनको आरबीआई के कुछ रूल्स, जो क्योंकि ये सब आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन और आरबीआई एक्ट के अंदर आती है बैंक्स, तो उनको क्या होता है कुछ स्टेचुरी फंड्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं। तो उनकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए बैंक्स है ना अपनी शॉर्ट टर्म नीड के लिए कॉल मनी या नोटिस मनी लेती है, जो 14 डेज के लिए, 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए होती है। और पहले तो फिर सिर्फ बैंक्स के लिए था, लेकिन 1971 के बाद LIC, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और GIC, IDBI, नाबार्ड एक्सेट्रा को भी इसमें शामिल कर दिया। अब ये भी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉल मनी मार्केट के अंदर काम करती है। ये पहला था सबसे शॉर्टेस्ट। और सेकंड है कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल्स क्या होता है? एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इसके अंदर एक ट्रेडर मतलब सेलर गुड्स बेच देता है बायर को, उसके साथ ही वो क्या करता है अपने बैंक के थ्रू अपने बैंक को एक बिल प्रेजेंट करता है, और जो बायर के बैंक के पास जाता है वो बिल, और बायर का जो बैंक होता है वो उसको बायर से साइन करके बिल वापस सेलर बैंक को दे देता है, और सेलर बैंक से जो सेलर होता है वो उस बिल को ले लेता है। अब उस बिल को क्या कर सकते हैं, वापस डिस्काउंट भी करा सकता है सेलर। जब अगर उसको फाइनेंस की नीड होगी तो वो क्या करेगा, उसको डिस्काउंट करा लेगा। तो इसको कॉमर्शियल बिल बोलते हैं। एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, और ये खुद ही मतलब सेल्फ फाइनेंस का एक तरीका है। इसके अंदर बैंक्स, क्योंकि आपस में एक दूसरे के बैंक्स होते हैं, वो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है सिक्योरिटी पर्पज से, लेकिन ये बायर और सेलर ही एक दूसरे पे लिखते हैं। बैंक को तो इसलिए इंक्लूड कर लेते हैं कि सेफ्टी पर्पज रहता है। पैसा होता है जो वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, अगर ट्रेडर को जानते भी नहीं है, लेकिन बैंक के इन्वॉल्वमेंट से क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। तो सेलर का बैंक और बायर का बैंक होते हैं, वो अपने जो पार्टीज होते हैं या कंज्यूमर होते हैं, जैसे एक का बैंक का कंज्यूमर होता है सेलर और एक का होता है बायर, तो उन आपस में उनका सेलर का बैंक बिल लेके बायर के बिल को बैंक को देता है, और बायर का बैंक साइन करा के वापस सेलर को बैंक को दे देता है। और इसमें जब पीरियड्स, अगर वो उसका एक पर्टिकुलर पीरियड्स के लिए होता है बिल, तो ऐसा होता है कि वो उसको सेलर अपने अगर फाइनेंस की नीड हो तो उसको डिस्काउंट भी करा सकता है। अब इसके और कुछ टाइप्स है। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल में सबसे पहले है डिमांड बिल। डिमांड बिल में कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, जैसे ही प्रेजेंट करे इमीडिएटली उसका पेमेंट करना होता है। इसके अंदर तो ऐसा होता है कि जैसे है ना सेलर के पास बिल आ गया बायर के बैंक से, गुड्स वगैरह तो पहले डिलीवर हो चुका होगा, तो वो कभी भी जाके उस बिल को प्रेजेंट कर सकता है, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, और बिल को पेमेंट ले सकता है। दूसरा है यूजेंस बिल्स। यूजेंस बिल्स के अंदर क्या होता है, सेकेंड है क्लीन बिल। एक यूजेंस बिल भी होता है। यूजेंस बिल के अंदर होता है, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आप डिस्कस कर लेते हैं। यूजेंस बिल के अंदर क्या होता है, एक टाइम पीरियड्स के लिए होता है। उसमें क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उससे पहले अगर बायर को पैसा चाहिए तो उसको डिस्काउंट करा सकता है किसी बैंक से, और अगर डिस्काउंट नहीं कराना चाहे तो वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उसका पेमेंट ले सकता है। तो इसको उसको बोलते हैं यूजेंस बिल्स, या हिंदी में बोलते हैं मुद्दती बिल, मतलब एक मुद्दत के बाद पैसा मिलेगा। और बिल ले लेते हैं क्लीन बिल। क्लीन बिल के अंदर क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट भी एनक्लोज होते हैं, वो बैंक अपने पास रखता है। जब उसका टाइम पीरियड बिल का पूरा हो जाता है तो बैंक्स उस पेपर्स को देख के, एक्सेप्टेंस के पेपर होते हैं उसमें बिल्स वगैरह के, तो वो भी उसमें बिल्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं।
सी इनलैंड बिल के अंदर ये होता है कि इनलैंड बिल जो होता है वो इंडिया के अंदर ही लिखा जाता है। मेनली क्या होता है, इंडिया के अंदर ही लिखने के लिए होता है, बाहर के लिए नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ इंडिया में उसको लिखा जाता है, और है ना इंडिया के बाहर उसको नहीं लिखा जाता। दोनों पार्टी जो होती है वो इंडिया की होती है, और एक इसके इनलैंड बिल के अलावा एक फॉरेन बिल भी होता है। फॉरेन बिल के अंदर क्या होता है कि वो इंडिया के बाहर भी पेबल हो सकता है, या एक पार्टी होती है वो आउट ऑफ इंडिया या फॉरेन में हो सकती है। वो क्या होता है इनलैंड बिल। इनलैंड बिल तो होता है इंडिया के अंदर, और वो उसके इसके जो अपोजिट होता है वो फॉरेन बिल होता है। नेक्स्ट है डी, हुंडी। हुंडी जो है वो एक तरीके से है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन ये क्या है, एक देसी है, मतलब ये इंडिया में ही यूज़ आती है। इंडिया के व्यापारी आपस में लिख देते हैं कि भाई इतने इतने टाइम बाद गुड्स बेचा है और इतने इतने टाइम इसके बाद पेमेंट होना है। तो एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन ये कुछ है ना आरबीआई वगैरह के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अंदर नहीं आता है। तो इसको क्या होता है, कोर्ट में चैलेंज नहीं होता है। आपस में जो देसी जो बिजनेसमैन है, जो छोटे मोटे लेवल पे काम करते हैं, इंडिया में है ऐसे हुंडी प्रचलित है, लेकिन ऐसे ये मनी मार्केट जो डेवलप मनी मार्केट है उसमें इसका कोई प्लेस नहीं है। क्योंकि हुंडी अभी भी है ना जो कम पढ़े लिखे हैं, जो बैंकिंग से थोड़ा दूर रहते हैं, वो एक तरीके से हुंडी काम में लेते हैं। ये बैंक में डिस्काउंट वगैरह तो होती नहीं है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी जो लीगलिटी है वो कम होती है। एक तरीके से देसी है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है जो बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, लेकिन ये कोर्ट्स वगैरह में चैलेंज नहीं हो सकती, बैंक में डिस्काउंट नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा धीरे धीरे चलन से अब कम होती जा रही है। ई है डेरिवेटिव यूजेंस प्रोमिसरी नोट। जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स की जो वैल्यू से डिराइव्ड होके आते हैं ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो आपके फाइनल ईयर में आएंगे डेरिवेटिव मार्केट। उसी तरह ना ये जो कॉमर्शियल बिल्स होते हैं उससे डिराइव्ड होके जो बनते हैं ना, एक तरह से डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। उनको वापस है ना हम खरीद सकते हैं, 90 डेज के लिए होते हैं ये। इसको भी डिस्काउंट कर सकते हैं, मल्टीपल डिस्काउंट कर सकते हैं। तो ये भी है ना डेरिवेटिव मार्केट डेवलप करने के लिए आरबीआई ने चालू किया था डेरिवेटिव यूजेंस प्रोमिसरी नोट, जो है ना एक तरीके से है ना शेयर मार्केट में जैसे डेरिवेटिव मार्केट चलता है उसकी तरह है। अब कॉमर्शियल बिल्स के बाद हमारा है ट्रेजरी बिल। कॉमर्शियल बिल्स हो गए, उसके टाइप्स भी हो गए थे, तो अब है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जो होता है वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है अपनी फंड्स में, कभी उसके पास कमी रह जाती है या डेफिसिएट रह जाता है उसका बजट के अंदर, तो अगर उसको फंड की नीड होती है तो गवर्नमेंट उसको जारी करती है। और गवर्नमेंट तो जारी तो वैसे गवर्नमेंट करती है, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई उसको इशू करता है, कलेक्शन करता है, और उससे जो भी फंड आता है वो गवर्नमेंट को दे देता है। और ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो पैसा होता है वो सेफ रहता है। जनरली काफ़ी सारे होते हैं, 91 डेज से लगा के 364 डेज के लिए होते हैं। तो ये भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट ही है जो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 ईयर के लिए ही होता है। और इस पर क्या होता है, ये डिस्काउंट पे इशू होता है, और मेच्योरिटी पे क्या होता है, ये फेस वैल्यू पे इसकी मेच्योरिटी पे इसका फेस वैल्यू का पैसा हो जाता है। जैसे अगर है ना 91 पे रिलीज हुआ है, ये मतलब इशू हुआ है 91 पे, तो इसका क्या होगा, फेस वैल्यू 100 है। तो जो इन्वेस्ट करने वाला होगा उसको क्या होगा, 91 रुपीज़ पे 9 रुपीज़ एज ए रिटर्न मिल जाएगा, और 100 रुपीज़ जो उसकी फेस वैल्यू है वो कहाँ पे कब मिल जाएगी, इशू प्राइस उसकी 91 है, और जो फेस वैल्यू 100 है वो मैच्योरिटी पे मिल जाएगी। इसको भी वापस डिस्काउंट वगैरह करवा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये भी है ना, इसमें भी वो रहता है, लिक्विडिटी रहती है, इसको वापस सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इसको इशू करती है। इंडिविजुअल्स, बैंक्स वगैरह सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसको एलआईसी वगैरह जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसको बाय करते हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब फंड आ जाता है, उसका जो डेफिसिट है वो उसको पूरा कंप्लीट कर लेती है, तब क्या करती है, वो मार्केट से उसको खरीद लेती है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट हाउस है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इशू करते हैं अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। ये भी जनरली मैक्सिमम 1 साल के लिए होते हैं, और इसका जो पर वैल्यू होती है ना वो 5 लाख रुपए होती है। तो इसमें वैसे ज़्यादा इंडिविजुअल वगैरह तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत होती है जो ज़्यादा
5 लाख या 5 लाख के मल्टीप्लाइज में होते हैं। तो ये तो आप ही देख ही लो। और छोटे मोटे कॉर्पोरेट हाउस तो इसको इशू नहीं कर सकते। कम से कम 4 करोड़ रुपए जो होती है ना, वो नेटवर्थ होनी चाहिए इशू करने के लिए, ये तो मिनिमम है। तो ये 90s में आया था, 90 में 1990 में आया था। और इसके अलावा भी जो इसको इशू करना है उससे क्रिसल से पहले कॉर्पोरेट हाउस को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी इसको इशू करता है उसको पहले क्रिसल से रेटिंग करानी होती है। क्रिसल होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, उससे है ना उसको पहले रेट कराना पड़ता है तभी इसको इशू कर सकते हैं। और इंडिया में कॉर्पोरेट हाउस, प्राइमरी डीलर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कॉमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकती है। आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह जो भी होती है वो इसमें सेबी की और आरबीआई की गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये भी एक तरीके से कॉमर्शियल पेपर की तरह ही है, लेकिन ये जो होता है ये सिर्फ बैंक्स इश्यू कर सकती है। बैंक्स के अलावा कॉर्पोरेट हाउस वगैरह वो इसको इशू नहीं कर सकते। जो बैंक अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स है उसके लिए इसको इशू कर सकती है। और ये जो होता है वो या तो इसको इशू कर सकती है एज ए प्रोविजरी नोट भी इशू कर सकती है यूजेंस, मतलब इसमें एक टाइम पीरियड के बाद मैच्योरिटी होती है। लेकिन उसके अलावा भी इसको है ना डीमेट फॉर्म होता है ना, जैसे शेयर वगैरह हम डीमेट फॉर्म में लेते हैं, वैसे डीमेट फॉर्म में भी इसको इशू कर सकती है। मतलब पेपरलेस भी इसको इशू कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू कर सकती है। 1 लाख या उसकी मल्टीप्लाई में होती है। और इनका भी 7 डेज से लगा के मैक्सिमम 1 ईयर इनका टाइम पीरियड होता है। और इसमें भी इंडिविजुअल्स, कंपनी, ट्रस्ट फंड्स, कॉरपोरेशन इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। एनआरआई भी इसमें, अब एनआरआई को भी अलाउ कर दिया है कि वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें। फिर है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, लास्ट है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है जैसे शेयर, अब हम लोग अभी तक तो हम लोगों ने सुना ना, तो हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। ज़्यादातर हमारे माइंड्स में यही रहता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता होगा, इक्विटी में या डिबेंचर्स में, इसमें इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड्स कंपनी होती है। लेकिन काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म्स के लिए मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आती है। और शॉर्ट टर्म्स के लिए पैसा होता है जो वो उस पर इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो एकदम सेफ भी रहता है मनी मार्केट एज कम्पेयर टू इक्विटी। सेफ रहता है क्योंकि इक्विटी में थोड़ा जो फ्लक्चुएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और मनी मार्केट में जो प्लेयर होते हैं वो सब बड़े होते हैं, इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्ट करने वाले फंड्स होते हैं वो लोगों से सेविंग्स लेते हैं और उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मनी मार्केट में। तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म्स के लिए जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आती है हम तो उसको म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टाइम्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन यूनिट्स ले सकते हैं उसकी म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन वो जो फंड्स के जो ऑपरेटर है या हमारे फंड मैनेजर होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं अपने फंड को। तो वहाँ पे भी क्या होता है, सेफ और हाई रिटर्न आसानी से मिल जाता है। तो ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपेयर में हमारे इंडियन मनी मार्केट में काफ़ी कम इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन इस पर काम हो रहा है धीरे धीरे। भारत भी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, भारत का मनी मार्केट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स भी और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो और फ्यूचर में काफ़ी सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आने की भी संभावनाएं है। लास्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो पहला तो वही है एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एकीकृत नहीं है, अलग अलग है। वो हमने डिस्कस किया ही था स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज है। तो ऑर्गेनाइज पे तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, आरबीआई का कंट्रोल है, कंपनीज एक्ट है, काफ़ी सारे और भी जो सिक्योरिटी एक्ट है वो सब, इन सब का कंट्रोल है। लेकिन अगर हम देखें तो उसके जो अलावा जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है जिसमें देसी बैंकर, साहूकार, इंडिजीनियस या जो फाइनेंशियल लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिस पे आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, वो है। तो इस तरीके से क्या अलग अलग है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तरह से इंटीग्रेशन नहीं है, अलग अलग मार्केट है। नेक्स्ट है मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी सारी अलग अलग है। जैसे मार्केट ही पूरा अलग अलग है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज के कंपेयर में देखें तो वहाँ पे अनऑर्गेनाइज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। हमने पहले डिस्कस भी किया था, जो देसी साहूकार है या इंडिजीनियस बैंकर्स वगैरह है, या वो बैंक्स है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स है जो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट 36%, इवन 60% पर ईयर भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इंटरेस्ट रेट्स में, ये भी गलत है क्योंकि किसी को किस रेट्स पे फंड्स मिल रहा है, किसी को किस इंटरेस्ट रेट्स पे फंड मिल रहा है।
फिर है इनसफिशिएंट फंड्स और रिसोर्सेज। इंडिया में क्या है, रिसोर्सेज भी कमी है। ज़्यादातर लोग क्या है जिनकी इनकम बहुत कम है वो सेविंग ही नहीं कर पाते, वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट जितना ही इनकम अर्न करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि उनके ना तो उनकी सेविंग्स है, बहुत बड़ी जनसंख्या है वो तो, या पॉपुलेशन है इंडिया की, वो तो सेविंग ही नहीं कर पा रही। तो क्या होता है, सेविंग नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में रिलेटेड है। तो सेविंग्स ही नहीं है तो इनकम नहीं है, तो सेविंग्स नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फंड्स की हमेशा, रिसोर्सेज और फंड्स की कमी रहती है। फोर्थ है शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना मनी मार्केट में है, वो हमने डिस्कस कर ही रहे हैं स्टार्टिंग से कि इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपेयर में जो इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के वो काफ़ी कम है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है जो उनमें मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा है, बिल्स मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया में अभी भी ये अभी स्टार्टिंग फेज में ही है, और जो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो स्टार्टिंग फेज में है। जैसे जैसे इंडिया का डेवलपमेंट होगा आने वाले ईयर में इंडिया में भी काफ़ी अल्टरनेटिव मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, फाइनेंस के काफ़ी अल्टरनेटिव मिल जाएंगे। फिफ्थ है शॉर्टेज ऑफ कॉमर्शियल बिल्स। तो मैंने कहा था इंस्ट्रूमेंट्स कम है, उसके अंदर कॉमर्शियल बिल्स मार्केट बहुत कम है। अभी भी इंडिया में क्या होता है, बिल्स वगैरह जो होता है वो लिखने का बहुत कम चलन है। बैंक वगैरह में बिल्स का काम आपने देखा भी नहीं होगा, बिजनेसमैन भी अगर आप किसी फैमिली से आ रहे हो तो बिल मार्केट इंडिया में अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। जो पेमेंट्स वगैरह के लिए है वो लोग अभी भी बिल्स वगैरह नहीं लिखते, और बैंक का भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना ही इतना मतलब इसको ज़्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है कि इसको ले, इसको यूज़ करो कॉमर्शियल बिल्स वगैरह को, और ना इतना बैंक इंटरेस्टेड है। तो ये क्या बहुत कम डेवलप है। सिक्स है लेक ऑफ ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम। तो काफ़ी सारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अभी भी फाइनेंस की नीड्स के लिए है ना, जो देसी साहूकार बैंकर्स या जो ब्याज बटे का काम करते हैं, या फिर जो वो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जो आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर में नहीं है, उन पे डिपेंड है, क्योंकि वो कुछ सिक्योरिटी नहीं लेते, पेपर वर्क नहीं करते। इंडिया में काफ़ी लोगों के पास सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो फाइनेंस की जो नीड होती है उसके लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उस पर डिपेंड रहते हैं। तो काफ़ी सारी पॉपुलेशन है वो अभी भी ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंडिया में नहीं आई है। सेवन है लेस नंबर ऑफ डीलर्स। डीलर्स मतलब जो पार्टिसिपेंट करने वाले हैं वो बहुत कम है। ज़्यादा अगर मनी मार्केट के अंदर है वो बैंक्स वगैरह या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स का जो पार्टिसिपेंट है वो बहुत कम है, और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी कम है, तो उस वजह से डीलर भी कम थे। तो ये इंडियन मनी मार्केट की ड्रॉबैक्स है। जैसे जैसे एक कंट्री डेवलप हो जाती है ड्रॉबैक्स कम होते जाते हैं और मनी मार्केट का इम्प्रूवमेंट होता जाता है। असाइनमेंट में आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट है डिफाइन मनी मार्केट, गिव द फीचर ऑफ मनी मार्केट। सेकेंड है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। थर्ड है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मनी मार्केट। फोर्थ है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। फिर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं कॉल मनी मार्केट पे, एक्सेप्टेंस हाउसेज पे, कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। ये जो आपका असाइनमेंट है ये हमने मनी मार्केट पे तीनों वीडियो बने उसका कमांड है। तो ये जो इससे पहले ये 2 वीडियो बने और इस वीडियो का असाइनमेंट तीनों वीडियो का है। थैंक यू।